ولد. إذا كان سالم شرطها سجلي ويا أذكر معي. إذا كان مين؟ Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. This is physics class for class 8. अच्छा बेटा, कल हमने डिस्कस किया था फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, मतलब कि फिजिक्स के नॉलेज पे गेन इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे हम जो प्रैक्टिकल चीज़ें बनाती हैं, इसको हम इसकी इंटर रिलेशन को हम कहते हैं फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल के तौर पे हमने डिस्कस किया था मोबाइल फ़ोन या आजकल हम जो फैंस हैं, तो फैंस में अगर आप देखें इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब है कि एनर्जी हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, न पैदा कर सकते हैं और न ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में हम ये बात करते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कि मैंने बताया कि एनर्जी हम न पैदा कर सकते हैं न ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन इसको एक सूरत से दूसरी सूरत में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यही बात को मद्देनजर रखती हुई अब अगर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, इसमें जो एनर्जी आ रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब यही एनर्जी जब हमारे जो फैंस हैं इस फैंस को तक पहुंच जाती है, तो यही एनर्जी इस इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और इसी के साथ ये फैंस की जो ब्लेड्स है वो घूमते हैं। तो यही चीज़ ही है कि इसी सेंटेंस को मद्देनजर रखते हुए एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये इंफॉर्मेशन हो गया, नॉलेज हो गया, इसी की बुनियाद पे जो ये चीज़ें बनी है, मतलब जो फैंस है, जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है या आयरन है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, या फैंस में, वॉशिंग मशीन्स वगैरह में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे इसी सिचुएशन में हमने ये जो चीज़ें बनाई हैं इसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू द फिजिक्स। अच्छा बेटा, आज हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन टू फिजिकल साइंस बाय इस्लामिक वर्ल्ड। कि फिजिकल साइंस मुराद, फिजिकल साइंस से मुराद फिजिक्स होगा। क्या है? फिजिक्स है। फिजिकल साइंस से मुराद क्या है? फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम इस्लामिक वर्ल्ड मतलब मुसलमानों का जो कंट्रीब्यूशन है वो आज हम स्टडी करेंगे। समझ गए मेरे बात है? कंट्रीब्यूशन टू फिजिकल साइंस बाय इस्लामिक वर्ल्ड का मतलब क्या है कि फिजिक्स में मुसलमानों यानी इस्लामी दुनिया की तरफ से, तो इस्लामी दुनिया से मुराद जहाँ पे जो मुस्लिम साइंटिस्ट गुजरे हैं उसका कंट्रीब्यूशन हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा है कि कंट्रीब्यूशन टू फिजिकल साइंस बाय इस्लामिक वर्ल्ड, Muslim scientists play a vital role in development of physical science. मुसलमान साइंटिस्ट ने बहुत अहम रोल अदा किया है फिजिकल साइंस में। कौन सी साइंस में? फिजिकल साइंस से मुराद कौन सा होगा? फिजिक्स होगा। Some of important of scientists are given below. इसमें यहाँ पे कुछ हम नीचे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन जो है हमारे साथ वो है याकूब किंदी। याकूब किंदी बसरा इराक में पैदा हुए थे इन 800 AD and died in 873 AD। अब यहाँ पे इस पे MCQs किस तरह बनते हैं कि याकूब किंदी was born in Dash in 800 AD। याकूब किंदी पैदा हुए थे कहाँ पे? 800 ईस्वी में। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मुख्तलिफ जगह, तो आप क्या लिखेंगे? बसरा इराक। याकूब किंदी was born in Basra, Iraq in year 800 AD and died in year 873 AD।
अब चूंकि हमने टॉपिक के स्टार्ट से बात करा था कि कंट्रीब्यूशन हम स्टडी करेंगे, तो अब याकूब किंदी जो सेंटेंस मुस्लिम सेंटेंस गुजरा है उसका हम कंट्रीब्यूशन स्टडी करते हैं। सो ही प्रोड्यूस एक्सटेंसिव रिसर्च मोनोग्राफ, उन्होंने बहुत तहकीकी मुताला किया कि एक रिसाले की सूरत में किस चीज पे, ऑन मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी हम किसी चीज की जो साइंटिफिक मेजरमेंट का मुताला है इसको हम कहते हैं द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेजरमेंट। मेट्रोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेजरमेंट और द साइंस ऑफ मेजरमेंट, मतलब जिसमें हम मेजर की मुतालिक बात करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजी कहते हैं। मोनोग्राफ कहते हैं रिसाले को। तो मतलब उन्होंने सबसे जो पहला काम स्टार्ट किया था वो किस चीज पे, मेजरमेंट पे स्टार्ट किया था, और उन्होंने उस पर बहुत तहकीकी मुताला किया और इस तरह एक रिसाले की सूरत में यहाँ पे अपना जो ऑब्जर्वेशन थे, जो काम किया था वो प्रोड्यूस किया था, मतलब प्रेजेंट किया था। सेकेंड वन, ही आल्सो वर्क ऑन स्पेसिफिक ग्रेविटी। अच्छा बेटा, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है कि हम दो क्वांटिटीज के डेंसिटीज का रेशो ले लें और रिजल्ट में जो वैल्यू आता है इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, द रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। अब डेंसिटी किसे कहते हैं? डेंसिटी हम कहते हैं कि द मास ऑक्युपाइड पर यूनिट वॉल्यूम, द मास ऑक्युपाइड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। इसका मतलब क्या है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है कि हमारे साथ एक ऑब्जेक्ट जो है उसका एक खास रीजन में कितने ज्यादा से ज्यादा मास प्लेस हो सकता है। समझ गए मेरे बात पे कि एक ऑब्जेक्ट के लिए एक खास वॉल्यूम में उस ज्यादा से ज्यादा कितना मास इसका ऐड हो सकता है। तो अगर हम जितना मास यहाँ पे ऐड करते हैं इस स्पेसिफिक वॉल्यूम में और यही मास की वैल्यू को हम डिवाइड करें इस स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू पे, तो इससे हमें जो क्वांटिटी मिलेगा इसको हम कहेंगे डेंसिटी। मिसाल में दे रहा हूं, लेट सपोज हमारे साथ 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है। इसमें हमारे साथ जो वाटर ऐड होता है वो कितना है, 1000 किलोग्राम है। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 1000 किलोग्राम वाटर ऐड हो सकता है। मतलब अगर हमारे साथ एक जगह हो कि इसका वॉल्यूम तो 1 मीटर क्यूब हो, कितना हो, 1 मीटर क्यूब, और इसमें हमारे साथ जो अमाउंट ऑफ वाटर आ रहा है वो कितना है, 1000 किलोग्राम। कितना है, 1000 किलोग्राम। अब अगर यही 1000 किलोग्राम को हम 1 मीटर क्यूब पे डिवाइड करें तो इस वाटर का डेंसिटी हो जाएगा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसको हम कहते हैं डेंसिटी। अगर हम एक ऑब्जेक्ट का मास ले लें, स्पेसिफिक मास, और इसको जो जितना स्पेसिफिक वॉल्यूम उन्होंने लिया है उसी स्पेसिफिक वॉल्यूम पे डिवाइड करें तो रिजल्ट में हमें जो क्वांटिटी मिलता है इसको हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। अब आते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की तरफ। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हमारे साथ दो चीजें होना चाहिए। एक वो डेंसिटी ऑफ टेकिंग ऑब्जेक्ट्स, डेंसिटी ऑफ मतलब हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं इसका डेंसिटी लेते हैं। दूसरा डेंसिटी ऑफ रेफरेंस मटेरियल, जिसके लिहाज से हम उसका कंपैरिजन करते हैं। एक वो लेट सपोज यहाँ पे मैं दो किस्म की, एक मैं लेता हूँ आयरन टेकिंग ऑब्जेक्ट लेता हूँ, एक दूसरा लेता हूँ रेफरेंस मटेरियल वाटर। तो अब जब इस आयरन की डेंसिटी को मैं इस वाटर की डेंसिटी पे डिवाइड करूं तो यहाँ पे जो वैल्यू हमें मिल जाएगी इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में हम मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की डेंसिटीज के रेशो को स्टडी करते हैं। समझ गया मेरे बात पे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी में हम मुख्तलिफ सब्सटेंसेस, जिसमें से एक टैगिंग सब्सटेंस दूसरा रेफरेंस सब्सटेंस होगा, तो उन ही दोनों क्वांटिटीज के डेंसिटी के रेशोस को हम स्टडी करते हैं। नंग्याल बाचा कैमरा ऑफ करे बेटा, शाबाश नंग्याल एट एल, नंग्याल एट एल कैमरा ऑफ करे बेटा। खुशहाल खान कैमरा ऑफ करे, शाबाश जल्दी। अमर कैमरा ऑफ करे, शाबाश जल्दी शाबाश।
अच्छा, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर आपसे कोई पूछे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, तो आपका सिंपल आंसर यही होगा कि इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ टेकिंग ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ टेकिंग ऑब्जेक्ट। हाँ, अगर लिखना है तो अपने साथ ही नोट करें बेटा। स्पेसिफिक ग्रेविटी वर्ड के नीचे आप बुक में जो साइड है, जो पेज नंबर 4 पे है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की साइड पे अपने साथ ही पेंसिल पे नोट करें। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ टेकिंग ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस मटेरियल। सो डेंसिटी ऑफ टेकिंग ऑब्जेक्ट, आप जो ऑब्जेक्ट ले रही है इसके लिए आप एक रेफरेंस मटेरियल भी लेंगे। तो उन्हीं दोनों, तो मतलब आप जो भी दो क्वांटिटीज लेंगे, जो भी दो सब्सटेंसेस लेंगे, तो उन्हीं दोनों सब्सटेंसेस के लिए आप एक टेकिंग ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, दूसरा आप रेफरेंस मटेरियल कंसीडर करेंगे। तो उनके डेंसिटी का रेशियो जब आप ले लेंगे तो उससे हमें जो क्वांटिटी मिलता है इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो याकूब किंदी ने जो काम किया था, किस चीज पे किया था, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी किया था, साइड में एंड टाइड्स। टाइड्स में हम इसको हम उर्दू में कहते हैं मद्दोजज़र। टाइड्स को उर्दू में हम क्या कहते हैं, मद्दोजज़र। सो मद्दोजज़र से मुराद क्या है, मद्दोजज़र से मुराद समंदर या दरियाओं में पानी का जो उतार चढ़ाव आ रहा है, सही है, इसकी लहरों में जो उतार चढ़ाव आ रहा है, लेकिन ये उतार चढ़ाव किसकी वजह से होता है, ये उतार चढ़ाव हो रहा है ड्यू टू द सन और द मून अट्रैक्टिव फोर्सेस। जैसे ये अट्रैक्टिव फोर्स की बात इंशाल्लाह हम इसी ही बुक के चैप्टर 9 में डिस्कस करेंगे। तो समंदर या दरियाओं में जो लहरें हैं, तो उसकी लहरों में जो वेरिएशंस आती है, यही वेरिएशंस किस वजह से आते हैं, मून की अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, मून की कशिश शकल की वजह से, या अर्थ की कशिश शकल की वजह से। तो यहाँ पे उन्होंने इस टाइड्स पर भी काम किया। तो अगर यहाँ पे कल एमसीक्यूज में इस तरह आ जाए कि याकूब किंदी आल्सो वर्क ऑन स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड टाइड्स, तो आप क्या लिखेंगे, डैशेस में स्पेसिफिक ग्रेविटी और टाइड्स लिखेंगे। अब टाइड्स से मुराद क्या है, द राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल, द राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल caused by combined effect of, caused by combined effect of caused by combined effects of gravitational forces exerted by the moon and sun। यहाँ पे जो समंदर या दरियाओं की जो लहरों में उतार चढ़ाव आ रहा है, तो ये किस वजह से पैदा होता है, ये पैदा होता है मून और सन की अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से। लेकिन ज्यादा जो रोल है वो इन्वॉल्व है किस चीज का, मून का, सही है। तो अच्छा, तो टाइड्स का मतलब है द राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल्स caused by the combined effect of gravitational force। ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स होता है जिसकी जरिए मून या सूरज उस वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इसके सतह पे लहरें बन जाती है। समझ गए मेरे बात पे कि कंबाइंड इफेक्ट बाय ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस से मुराद क्या है कि मून और सन की वजह से अर्थ सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो यही ग्रेविटेशनल फोर्स इस वाटर के सरफेस की लिक्विड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इसी वजह से ये लहरें बन जाती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टाइड्स किस वजह, टाइड्स किसे कहते हैं, तो आप सिंपल कहेंगे कि द राइज एंड फॉल्स ऑफ सी लेवल्स, दरियाओं या समंदरों की सतह, पानी सतह पे जो लहरें बनती है इसको हम टाइड्स कहते हैं। अब वजह पूछी कि किस वजह से पैदा होता है, तो आप कहेंगे कि ये सूरज और मून की अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से। समझ गए यहाँ तक। और ये दो टर्म्स यहाँ पे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है कि एक क्वांटिटी एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के लिहाज से कितना डेंस है, कितना इसका डेंसिटी का मतलब है कसाफत। तो मतलब कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के लिहाज से कसाफत में कितना डेंस है।
समझ गए मेरे बात पे। और टाइड्स का मतलब है मध्य, इसको हम कहते हैं मध्य जजर से मुराद क्या है कि द राइज एंड फॉल्स ऑफ सी लेवल caused by the combined effect of gravitational force exerted by the moon and sun। लेकिन इसका जो सबसे अहम काम है, his important work was done in optics। और उन्होंने जो सबसे अहम काम किया याकूब केंदी ने, वो किस चीज पे किया? ऑप्टिक्स फील्ड में किया। ऑप्टिक्स जिसमें हम लाइट, ऑप्टिक्स से मुराद क्या है? जिसमें हम लाइट की जो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज और लाइट को डिटेक्ट करने वाले इंस्ट्रूमेंट जैसा कि मिरर है, लेंसेज है, इसके मुताबिक हम डिस्कस करते हैं। इसको हम कहते हैं ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट के मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज और इस लाइट को डिटेक्ट करने के लिए जो आलात इस्तेमाल होते हैं इसको हम कहते हैं ऑप्टिक्स। ही और अब ऑप्टिक्स में किस चीज पे काम किया? ही वर्क ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन कहते हैं बाउंसिंग बैक को, वापस मुड़ जाने को, कि लाइट जो वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है, वापस आ जाता है, उन्होंने इस पे काम किया। तो समझ गए मेरे बेटा, याकूब केंदी का जो काम है वो किस चीज पे क्या है? उन्होंने काम किया है स्पेसिफिक ग्रेविटी। सही है। उन्होंने तो पहला काम किया था मेटरोलॉजी पे, मतलब मेजरमेंट पे काम किया था। किस चीज पे? मेजरमेंट पे। साथ में दूसरा काम किस चीज पे किया था? स्पेसिफिक ग्रेविटी पे किया था और टाइड्स पे किया था। किस चीज पे? स्पेसिफिक ग्रेविटी और टाइड्स पे। थर्ड नंबर क्या है? ऑप्टिक्स पे काम किया था। और ऑप्टिक्स में सबसे अहम काम किस चीज पे किया था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे किया था। अच्छा, इसके बाद सेकंड वन जो है इब्न हैथम, और समटाइम इसको इब्न हैथम भी कहा जाता है। वो भी बसरा इराक में पैदा हुई थी 1965 में और 1039 में वफात हुई थी। So he was born in Basra, Iraq in year 965 AD and died in year 1039 AD। इब्न हैथम 965 ईस्वी को बसरा इराक में पैदा हुए थे और 1039 ईस्वी को वफात पा गए थे। अब इसका कंट्रीब्यूशन क्या है? ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड अदर साइंसेस। वो फिजिक्स, मैथमेटिक्स और अदर साइंस को समझने वाला बहुत बड़ा दाना इंसान था। हिज ग्रेट वर्क इन द फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स, और उन्होंने सबसे अहम काम जो किया था, जो सबसे बड़ा काम किया था, किस चीज पे किया था? ऑप्टिक्स पे किया था। He wrote a book किताब अल मनाजिर, और उन्होंने ऑप्टिक्स में के ऊपर एक किताब भी लिखा। इसका नाम क्या है? किताब अल मनाजिर है। अच्छा, तो कल एमसीक्यूज पे इस तरह आता है कि इब्न हैथम रोट अ बुक ऑन फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स। तो उन्होंने कौन सा बुक लिखा है? किताब अल मनाजिर। अच्छा, he refuted the theory of Ptolemy, अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। उन्होंने एक थ्योरी पेश किया था। पिटालमी का मतलब है, उन्होंने ये बात कहा था कि यूनिवर्स का जो सेंटर है वो क्या है? अर्थ है। यूनिवर्स का सेंटर कौन सा चीज है? अर्थ है। ही इज कंसिडर्ड एज द इन्वेंटर ऑफ पिनहोल कैमरा। तो उन्होंने पहला कैमरा भी इजाद किया था। पहला कैमरा किसे इजाद किया था? इब्न हैथम ने। सो कल इसमें जो एमसीक्यूज आ सकता है वो इस तरह के, द इन्वेंटर ऑफ पिनहोल कैमरा इज इब्न हैथम, याकूब केंदी, अल बेरूनी, जाबिर बिन हय्यान। तो इसमें से आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे? इब्न हैथम। अच्छा, सही है। तो इसका जो काम है वो फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स में है। कौन सी चीज में? फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स में। और फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स में, फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स में, सही है। और फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स पे उन्होंने एक बुक भी लिखा जिसका नाम क्या है? किताबुल मनाजिर है। किताबुल मनाजिर। और उन्होंने एक थ्योरी पेश की पिटॉलमी, जिसका मतलब है कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। अर्थ क्या है? इस सारे कायनात का मरकज है। लेकिन उन्होंने जो फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स में सबसे अहम काम किया है वो क्या है? कि ही इज द इन्वेंटर ऑफ पिनहोल कैमरा, कि वो पिनहोल कैमरे का मुवज्जिद है, बानी है। नेक्स्ट थर्ड वन जो है वो कौन सा है? अल-बेरूनी। अल-बेरूनी वो जो हमारा करीबी मुल्क अफगानिस्तान, इसमें पैदा हुई थी। He was born in 973 AD and died in 1048 AD।
वो 973 ईस्वी को पैदा हुए थे और 1048 को वफात पा गए थे। He wrote about 150 books on physics. उन्होंने तकरीबन 150 किताबें फिजिक्स पे, कॉस्मोलॉजी इल्म कायनात जिसमें हम पूरी कायनात का मुताला करते हैं, जियोग्राफी इल्मुल अर्थ मतलब जिसमें हम जमीन का मुताला करते हैं, कल्चर आर्कियोलॉजी का मतलब है इल्म आसार कदीमा जिसमें हम पुरानी जो चीजें गुजरी हैं उसके मुताबिक इल्म हासिल करते हैं, एंड मेडिसिन और दवाई पे मतलब मेडिकल साइड पे। सो इसमें जो एमसीक्यूज बनता है इसी फर्स्ट वाले पे कि अल-बेरूनी रोट अबाउट बुक्स ऑन डिफरेंट साइंस सब्जेक्ट्स। अल-बेरूनी रोट अबाउट बुक्स ऑन डिफरेंट साइंस सब्जेक्ट्स। तो ऑप्शन में आपको दिया होगा कि 150 बुक्स, 130 बुक्स, 140 बुक्स और 160 बुक्स। तो आप क्या लिखेंगे कि 150 बुक्स। अल-बेरूनी रोट अबाउट 150 बुक्स ऑन डिफरेंट साइंस ऑफ सब्जेक्ट्स। तो आप ये सारी चीजें अगर ये नहीं दे सकते तो इस तरह भी लिख सकती है कि मतलब डिफरेंट साइंस ऑफ सब्जेक्ट्स। ही डिस्कस द शेप ऑफ अर्थ। उन्होंने किस चीज पे काम कि शेप ऑफ अर्थ की, अर्थ हमारे साथ किस तरह है, गोल है या बेस भी है। He worked on the motion of sun. उन्होंने सन की जो हरकत है, मोशन है, इस पर भी काम है कि सन किस तरह मोशन करता है। He also discussed motion and phase of moon. और उन्होंने मून पे और फेज ऑफ मून सूरज। अब इस फेज ऑफ मून से मुराद क्या है बेटा? तो फेज ऑफ मून से मुराद ये है कि अगर आप देखें हम जो डिफरेंट नाइट्स पे जो मून को मुख्तलिफ सूरतों में देखें तो इसको कहते हैं फेज ऑफ मून। समझ गए मेरे बात में? फेज ऑफ मून से क्या मुराद है बेटा कि जो मून है इसको जब हम डिफरेंट नाइट पे अगर आप देखें तो इसका शेप डिफरेंट होता है। तो यही डिफरेंट किस वजह से होता है, तो उन्होंने इसी पर भी काम किया है। तो अल-बेरूनी का काम क्या है कि उन्होंने शेप ऑफ अर्थ को डिस्कस किया कि हमारे साथ शेप ऑफ अर्थ किस तरह है। He worked on motion of sun. जो सन का जो मूवमेंट है, हरकत है, उस पे काम किया कि किस तरह है। और लास्ट वन ही आल्सो डिस्कस मोशन ऑफ मून कि मून किस तरह हरकत करता है, एंड फेज ऑफ मून और मून की जो वेरिएंसेस आ रही है डिफरेंट नाइट के लिहाज से उसी पे काम किया। ये थे 3 ऐसे साइंटिस्ट, इस्लामी साइंटिस्ट जिन्होंने फिजिक्स पे काम किया था, फिजिक्स साइड पे। अब हम नेक्स्ट में जाते हैं उन्हीं साइंटिस्ट की तरफ जो हमारे अपनी कंट्री से हैं, मतलब पाकिस्तानी साइंटिस्ट। तो इसमें हमारे साथ जो फर्स्ट वन है वो कौन सा है? मोहम्मद अब्दुल सलाम, जिसको डॉक्टर अब्दुल सलाम के नाम से भी पहचाना जाता है। Muhammad Abdul Salam was born in 29 January 1926 in Punjab. मोहम्मद अब्दुल सलाम 19 जनवरी 1926 को पंजाब में पैदा हुए थे। He died in 21 नवंबर 1996 और 21 नवंबर 1996 को वफात पा गए। अब इसकी कंट्रीब्यूशन की तरफ आते हैं। मोहम्मद अब्दुल सलाम वाज अ थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट। ये एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट है। यहाँ पे हम जो स्टडी करते हैं वो 2 तरह के हैं। एक होते हैं एक्सपेरिमेंटली जो एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, और एक होते हैं थ्योरेटिकली जो नजरियात पेश करते हैं। तो वो एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट था। A major figure in 20th century theoretical physics, he shared the 1979 Nobel Prize in Physics. 20वीं सदी में जो सबसे बड़ा कारनामा थ्योरेटिकल फिजिक्स साइड में, क्योंकि मैंने इससे पहले बता दिया कि हमारे साथ 2 तरह के, एक है एक्सपेरिमेंटल, दूसरा है थ्योरेटिकल। तो थ्योरेटिकल फिजिक्स में जो सबसे अहम कारनामा उन्होंने सरअंजाम दिया वो क्या था कि उन्होंने 1979 का जो नोबेल प्राइज था वो शेयर किया अपने कुलीग शील्डन ग्लेशो और स्टीवन वीनबर्ग के साथ। समझ गए मेरे बात? For his contribution on the electroweak unification theory। और किस चीज पे? इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी पे। इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी का मतलब मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि आप लोगों के लेवल का भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टच में दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी का मतलब क्या है।
कि इसमें हम स्ट्रॉन्ग फोर्सेस को वीक फोर्सेस के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोवीक मतलब क्या है कि जिसमें डिफरेंशिएट करते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स को वीक फोर्स से, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी। He was the first Pakistani to receive a Nobel Prize in Science. वो पहला पाकिस्तानी साइंटिस्ट है जिन्होंने नोबेल प्राइज हासिल किया है। अब यहाँ पे देख, इस पे जो एमसीक्यूज बनते हैं वो किस तरह बनते हैं कि मोहम्मद अब्दुल सलाम वाज अ फिजिसिस्ट, तो किस तरह का फिजिसिस्ट है? थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट था, एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट था, बोथ था और नन था। आप क्या सेलेक्ट करेंगे? मोहम्मद अब्दुल सलाम वाज अ थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट। सेकंड वन इस पे किस तरह बनता है कि मोहम्मद अब्दुल सलाम was the Pakistani physicist to receive Nobel Prize in Science. First Pakistani physicist, second Pakistani physicist, third Pakistani physicist. तो इसमें आप सारे कौन सा करेंगे कि मोहम्मद अब्दुल सलाम was the first Pakistani physicist to receive Nobel Prize in Science. अच्छा, इस पे थर्ड वन जो एमसीक्यूज इस तरह भी बन सकता है कि मोहम्मद अब्दुल सलाम shared the Dash Nobel Prize in Physics with Sheldon Gileshu and Stephen Weinberg. कौन सी ईयर वाला नोबेल प्राइज? तो कौन सा? 1979, 1980, 1989, 1999। तो कौन सा सिलेक्ट करेंगे? 1979। समझ गए मेरे बात पे बेटा? तो इस पे एमसीक्यूज इस तरह कि मोहम्मद अब्दुल सलाम शेयर्ड 1979 नोबेल प्राइज in physics with Sheldon Glashow and Steven Weinberg। और जो फोर्थ वन एमसीक्यूज बनता है कि मोहम्मद अब्दुल सलाम प्रेजेंटेड द थ्योरी, कौन सा? इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी और एटॉमिक थ्योरी। मोहम्मद अब्दुल सलाम ने कौन सा थ्योरी पेश किया था? इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी पेश किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी पेश किया था, एटॉमिक थ्योरी पेश किया था, या आपके साथ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और ग्रेविटेशनल लॉ पेश किया था। तो इसमें जो आप जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो कौन सा होगा कि मोहम्मद अब्दुल सलाम प्रेजेंटेड द इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी। मोहम्मद अब्दुल सलाम प्रेजेंटेड द इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी। अब नेक्स्ट वन जो है अच्छा, नेक्स्ट वन जो है अब्दुल कदीर खान। अब्दुल कदीर खान, he was born in 27 April 1936 in Bhopal, India। अब्दुल कदीर खान 27 अप्रैल 1936 को भोपाल इंडिया में पैदा हुए थे। और ये क्योंकि इसके साथ डेट इसलिए नहीं है क्योंकि ये अभी तक जिंदा है। अब इसकी कंट्रीब्यूशन की तरफ इससे पहले हमने अवर साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन डिस्कस किया। ही इज अ पाकिस्तानी न्यूक्लियर फिजिसिस्ट। वो पाकिस्तानी न्यूक्लियर फिजिसिस्ट था। न्यूक्लियर फिजिसिस्ट का मतलब है कि वो स्टडी करता है न्यूक्लियर साइड पे। मतलब यहाँ पे हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में, हम जो नेक्स्ट लेक्चर है इसमें हम ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स स्टडी करेंगे। तो इसमें हमारे साथ एक ब्रांच इस समझ जाएगा एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। तो मतलब कि जिसमें कोई दो साइंटिस्ट जो न्यूक्लियस जस्ट एटॉमिक न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं। एंड मेटलर्जिकल इंजीनियर। अब मेटलर्जिकल से मुराद क्या है? जो मेटल्स को जस्ट स्टडी करते हैं। किस चीज को? मेटल्स को। मेटलर्जिकल इंजीनियर्स वो बनते जो मेटल्स को स्टडी करते हैं और यही मेटल्स को फिर फॉर द बेनिफिशियल ऑफ ह्यूमंस यूज करते हैं। मेटलर्जिकल इंजीनियर से मुराद क्या होगा कि स्टडी ऑफ मेटल्स एंड यूज इट फॉर द बेनिफिशियल ऑफ ह्यूमंस। माहिल बेटा क्वेश्चन पूछे आप। शाबाश, क्वेश्चन पूछिए बेटा। एक्सक्यूज मी सर, सही इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी जरा दोबारा बताएं। बेटा इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी वो थ्योरी है
जिसमें हम स्ट्रांग फोर्सेस को कंपेयर करते हैं वीक फोर्सेस से। स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिस तरह प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं ना बेटा, Yes, sir. तो उसकी तरह जिस फोर्सेस की वजह से ये आपस में बॉन्डेड है, इस वो है बहुत स्ट्रांग फोर्सेस बनिस्बत बाहर जो फोर्सेस है जो वीक फोर्सेस है। तो उसके कंपैरिजन को हम, उसकी बुनियाद पे उन्होंने एक थ्योरी पेश की, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी। और सर ये आपने तो यहाँ बताया था अभी एक वो, एक मिनट में दोबारा जी शाबाश, जल्दी कर। सानिया बेटा पूछे क्वेश्चन, शाबाश। सानिया क्वेश्चन पूछे। सर जब मतलब ये साइंटिस्ट थ्योरी पेश करते हैं, जिस तरह इब्न हातिम ने कहा कि अर्थ जो है वो यूनिवर्स का सेंटर है, तो सर इस पे ऑब्जेक्शन हो सकती है या ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह माना जाता है? बिल्कुल बेटा, अभी ये रिजेक्ट हुआ है ना, क्योंकि अर्थ तो यूनिवर्स का सेंटर नहीं है ना, तो इस पे इस ऑब्जेक्शन किया जाता है। ये तो अगर आप याद है तो हम ये फिजिक्स में ये इसको हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड में हम थ्योरीज, ऑब्जर्वेशंस, फिर जब ये सारी चीजें वेरीफाई हो जाए तो फिर ये एक कानून की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो जब ये ऑब्जेक्शन से पास हो जाए, मतलब बिल्कुल फ्री ऑब्जेक्शन, तो ये फिर इम्प्रूव हो जाता है। वरना इस पे जब ऑब्जेक्शन अराइज हो जाते हैं और वही साइंटिस्ट उसका आंसर नहीं दे पाते, तो फिर इसको हम डिस्प्रूव करते हैं या इसको हम इसका लिमिटेशन कहते हैं। थैंक यू सर। सानिया अल्ताफ। यस सर। जी बेटा हो पूछिए। गया क्वेश्चन मेरा। अच्छा आपका हो गया। मुशाहिद हुसैन बेटा क्वेश्चन पूछे अपना। मुशाहिद हुसैन एट एम। एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा। ये अब्दुल कहाँ पैदा हुई थी? जी ये अब्दुल कदीर कहाँ पैदा हुई थी? हाँ, ये भोपाल इंडिया में पैदा हुई थी। अलीजा क्वेश्चन पूछिए बेटा, शाबाश। Sir, what is meant by metallurgical engineer? मेटलर्जिकल इंजीनियर्स बेटा वही बंदे होते हैं, आप अपना माइक ऑफ करें पहले। वही बंदे होते हैं जो मेटल्स को जस्ट स्टडी करते हैं, और वही मेटल्स जो है फॉर द बेनिफिशियल ऑफ ह्यूमन, मतलब इंसानी फायदे के लिए यूज करते हैं। अहमद अपना क्वेश्चन पूछे। मोहम्मद अहमद एट बी। जी बेटा रिपीट योर क्वेश्चन। अब्दुल सलाम। जी हाँ मोहम्मद अब्दुल सलाम जी। मोहम्मद अब्दुल कहाँ पैदा हुए थे? अच्छा यहाँ पे देखिए, तो ऊपर मैंने मेंशन भी किया है, पंजाब में। सही है, ये पंजाब में पैदा हुए थे। अच्छा सही है। और किसी ने क्वेश्चन पूछना है? तनाविश। सर व्हाट्स मीन बाय कॉस्मोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी? अच्छा कॉस्मोलॉजी बेटा, जिसमें हम कायनात के मुतालिक, कायनात हमारे साथ किस तरह पैदा हुआ है, सही है, कायनात का ओरिजिन किस तरह हुआ है। और आर्कियोलॉजी का मतलब है इल्म आसार कदीमा, मतलब कि हमारे साथ जो पहले जमाने में जो मुख्तलिफ तहजीब किस्म के लोग गुजरे हैं, उनके मुतालिक इल्म को हम कहते हैं इल्म आसार कदीमा। ओके सर। वर्दा।
वर्दा क्वेश्चन पूछिए बेटा, शाबाश अपना। जी ये आपने जो पिन होल कैमरा की दिखा रहे थे ना, उसमें स्क्रीन में पिन की स्पेलिंग PEN थी और जो हमारे बुक में वो PIN है, तो इसमें कौन सा ठीक है? PIN है बेटा, सही है। PIN है। हाँ ये पेन हॉल कैमरा है, सही है, PIN। ओके सर, थैंक यू। रुमैसा हयात, रुमैसा हयात, ask your question, शाबाश। फातिमा, सर आज का होमवर्क क्या है? अच्छा वो मैं दे रहा हूँ, सही है, अभी देता हूँ, बस ये नोट करें अपने साथ, क्योंकि इंशाल्लाह कल भी छुट्टी है, परसों भी है, तो फिजिक्स एंड मैथ्स प्लस फिजिक्स एंड साइंस एंड फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, यही अपने साथ नोट करें। लर्न फिजिक्स प्लस द मैथमेटिक्स ऑफ लैंग्वेज, फिजिक्स एंड साइंस एंड फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। वर्दा अपना क्वेश्चन पूछिए शाबाश जल्दी। सर ये जो है ना, ये अब्दुल कदीर, ये जो इंडिया में पैदा हुई, ये कैसे पाकिस्तानी फिजिक्स बन गई? हाँ ये पाकिस्तान को फिर वापस आए थे ना। अच्छा, इस वक्त जो मतलब कंबाइंड था ना, ओके सर। पाकिस्तान और इंडिया, जिसको कंबाइनली पाक व हिंद कहा जाता था इस वक्त, तो क्या हिंदुस्तान। ओके सर। लाइबा, लाइबा खान अपना क्वेश्चन पूछिए। सर कल छुट्टी है, जी बेटा, कल छुट्टी होगी। हाँ मैंने कहा आप कोई ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे सब्जेक्ट के लिए, आप तो जैन अपना क्वेश्चन पूछ ले। सर ये मेट्रोलॉजी का क्या मतलब है? बेटा मेट्रोलॉजी का मतलब है मेजरमेंट, जिसमें साइंस की उपकरण जिसमें हम मेजर के मुतालिक बात करते हैं, इसको हम कहते हैं मेट्रोलॉजी। मतलब द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेजरमेंट, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेजरमेंट। फरहान, जरा अपना क्वेश्चन पूछिए शाबाश बेटा। सर ये अब्दुल कदीर खान तो इंडिया में पैदा हुए थे, तो ये किस तरह पाकिस्तान के ये तो फेमस पाकिस्तान फिजिक्स। हाँ ये बेटा इस वक्त जो है ना पाकिस्तान और हिंदुस्तान कंबाइंड, अगर आप देखें तो इसका तारीख पैदाइश पाकिस्तान की आज़ादी से पहले है 1936 भोपाल इंडिया। तो और समझ गए मेरे बात पे। तो फिर इसके बाद जब स्प्लिटिंग हो गया पाकिस्तान और इंडिया का, तो इसके बाद ये पाकिस्तान आ गए।